तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और याद रखिएगा कि ज्यों ज्यों एक ही दिन जो कट रहा है आप लोग का, एक एक दिन परीक्षा के उतना ही आप क्या जा रहे हैं, नज़दीक जा रहे हैं और समय आपका ख़त्म होते जा रहा है। एक बात याद रखिएगा, भले आप सोए हुए हैं, भले जो भी कहते हैं कि कल पढ़ लेंगे, थोड़ा सा काम है, चाहे जो भी आलस करते हैं, याद रखिएगा जो बिहार है बहुत बड़ा है। आप भले यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बिहार के किसी न किसी कोने में कोई बैठकर पढ़ रहा होगा, तो वो इसलिए पढ़ रहा है ताकि आपको पीछा कर सके और बहुतों को पीछा कर सके। तो याद रखिए, आराम कीजिए। तो अगल बगल के दोस्तों को देख के कंपटीशन मत कीजिए, पूरा बिहार के बारे में सोचिए, कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है आपका, यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग पढ़ रहे थे, जो आपका 1 नंबर चैप्टर है उसी को पढ़ रहे हैं। और यूरोप में राष्ट्रवाद में हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ लिए थे। फ्रांस की क्रांति जो था आपका, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। फ्रांस जो एक देश है यूरोप का, हम लोग जानते हैं भली भांति, उसमें 3 क्रांति जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे हुआ था। याद रखिएगा, पहला जो क्रांति है आपका 1789 में हुआ था, दूसरा जो क्रांति है आपका 1830 में हुआ था, और तीसरा जो क्रांति है आपका कब हुआ था जी, 1848 में हुआ था। याद रखिएगा, तीनों क्रांति का बस एक ही उद्देश्य था कि भाई हम राजतंत्र को क्या कर दे, खत्म कर दे। और राजतंत्र को खत्म करने के बाद किसका स्थापना करें, गणतंत्र का स्थापना करें। किसका स्थापना करें, गणतंत्र का स्थापना करें और लोकतंत्र का स्थापना करें। किसका, गणतंत्र और लोकतंत्र। याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी लगता है हम लोग को कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही शब्द हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों में बहुत सारा अंतर है। लोकतंत्र और गणतंत्र, लोकतंत्र का मतलब होता है देश का जो हेड होगा, जो भी देश का हेड होगा वह किसके द्वारा चुनाएगा। याद रखिएगा, किसके द्वारा चुनाएगा, मतलब इलेक्शन करके चुनाता है, चुनकर उसको बिठाया जाता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब होता है जो सरकार का हेड होगा, जो भी सरकार चल रहा है उसका जो हेड होगा उसको हम क्या करेंगे, चुन कर बैठाते हैं। तो गणतंत्र का मतलब यानी कि राष्ट्रपति को चुन कर बैठाना। उसी प्रकार से लोकतंत्र का मतलब हम लोग प्रधानमंत्री को चुन कर। हमारा जो भारत है वह गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो यह जो फ्रांस में क्रांति हो रहा था, याद रखिएगा इसी वजह से हो रहा था कि भाई हम इसमें गणतंत्र का स्थापना कर सके और लोकतंत्र का स्थापना कर सके। लेकिन हर बार तो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाता था और अंततः 1848 में जाकर वहाँ के लोगों का जिस तरीके से सोच था उस प्रकार का एक प्यारा सा सरकार मिल गया। तो याद रखिएगा, इस क्रांति में क्या किया गया था, मतलब कि जो भी जनता था पूरा राजा को, फिर राजा और रानी को मार दिया था। उसके बाद में फिर नेपोलियन साहब आए और फिर से राजतंत्र स्थापित कर दिए। फिर यहाँ पर एक क्रांति हुआ, नेपोलियन का पतन हुआ 1800 कब से, याद रखिएगा 1804 से 1814 तक मानिए, या 15 ही मानकर चलिए, यहाँ तक नेपोलियन का काल चला। और याद रखिएगा जब 1814 में, कब 1814 में, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, नेपोलियन क्या हो गया, पराजित हो गया। नेपोलियन क्या हो गया, पराजित हो गया। और नेपोलियन के पराजित होने के जस्ट बाद क्या हो गया, पराजित हो गया। याद रखना है, पराजित हो गया। पराजित कौन पराजित हो गया जी, नेपोलियन पराजित हो गया। कब, 1814 में। और पूर्ण रूपेण से 1815 में जीत मिला था जो भी इसका दुश्मन था। तो 1814 के बाद क्या हुआ, 1814 में ही याद रखिएगा आप लोग, वहाँ का सम्राट क्या हो गया, दूसरा कोई बन गया। यानी लुई 18वां जो था, लुई 18वां वहाँ का क्या बना, राजा बना। याद रखिएगा। लेकिन लुई 18वां चलते, लुई 18वां क्या था, लोगों को देख रहा था कि नेपोलियन सबको क्रांति करना तो सिखला ही दिया है। तो लुई 18वां जो था क्या बन गया, वहाँ का सम्राट बन गया। अब जैसे लुई 18वां जो है, याद रखिए 1824 में, कब, 1824 में मर जाता है। और इसके बाद चार्ल्स दसम, कौन सा, चार्ल्स दसम वहाँ का राजा बनता है। याद रखिएगा, इस तरीके से भी लिखा हुआ रहता है बुक में आपके। तो 1824 में चार्ल्स दसम राजा बनता है, कहाँ का जी, फ्रांस का। कहाँ का बनता है, फ्रांस का। और याद रखिएगा यह जो है 1830 में, क्या, अब 1830 में याद रखिएगा पोलिगने को, किसको,
पोलिगने को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। किसको बनाता है? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा 1830 में पोलिगने को कौन बनाता है? चार्ल्स दशम बनाता है। लेकिन यह दोनों जो था, याद रखिएगा, प्रतिक्रियावादी और निरंकुशवादी था। कौन था? प्रतिक्रियावादी और क्या था? निरंकुश था। और आपका निरंकुश था, यानी किसी का बात मानने वाला बिल्कुल नहीं था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि 1830 में एक बहुत क्या हुआ? क्रांति हो गया। और 1830 में इसको भगा दिया गया, या भाग गया खुद डर कर। कहाँ? इंग्लैंड चला गया। और याद रखिएगा इसी के साथ यह जो शासक था किस वंश का था? बुर्बो वंश का था। किस वंश का था? बुर्बो वंश का। तो बुर्बो वंश का शासन फ्रांस से क्या हो गया? खत्म हो गया चार्ल्स दशम के साथ में। तो 1830 में याद रखिएगा लुई फिलिप, कौन? लुई फिलिप क्या बनता है? वहां का राजा बनता है। और 1840 में यह गीजो को क्या करता है? गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। याद रखिएगा गीजो का क्या करता है? अपना प्रधानमंत्री बनाता है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद गीजो जो है थोड़ा मतलब कि अच्छा व्यक्ति नहीं था, लुई फिलिप जैसा व्यक्ति नहीं था। यह क्या करता है कि बहुत सारा चेंजेस ला देता है, गरीबों को मतलब कि गरीबों से संबंध तोड़ देता है और अमीरों के साथ जाना पसंद करता है। और फ्रांस में कोई भी काम नहीं करता है। तो गीजो के समय में, यानी कहे तो लुई फिलिप के समय में फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है? भूखमरी आ जाता है, बेरोजगारी आ जाता है, जिस वजह से जनता फिर से क्या करता है? 1848 में क्रांति कर देता है। और उसके बाद याद रखिएगा लुई नेपोलियन को क्या करता है? लुई नेपोलियन को वहाँ का क्या बनाया जाता है? याद रखिए राष्ट्रपति बनाया जाता है। लेकिन फिर 1852 में, कब? 1800, याद रखिएगा इसको राष्ट्रपति के लिए चयन किया जाता है। राष्ट्रपति यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र में याद रखिएगा हेड ऑफ जो कंट्री होता है उसको चुना जाता है। लेकिन 1852 में वही लुई जो नेपोलियन है, लुई नेपोलियन क्या बन जाता है? सम्राट बन जाता है। क्या बन जाता है? वहाँ का सम्राट। कहाँ का? फ्रांस का। और याद रखिएगा इसी लुई नेपोलियन को हम लोग नेपोलियन तृतीय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नेपोलियन थर्ड के नाम से, या नेपोलियन तृतीय के नाम से जानते हैं। किसको? लुई नेपोलियन को। लुई नेपोलियन जो है पहले चयनित हुआ था, चुनाव हुआ था, लेकिन क्या हुआ? 1852 में यह सम्राट बन गया। और याद रखिएगा ये जो लुई नेपोलियन था, नेपोलियन जो बोनापार्ट, आपको याद होगा नेपोलियन बोनापार्ट का यह क्या था जी? भतीजा था। कौन था? भतीजा। कौन? लुई नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था? भतीजा था। याद रखिएगा। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं? नेपोलियन थर्ड के नाम से जानते हैं। तो इतना हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब क्या देखना है? यहाँ पर हम लोग को इटली का एकीकरण देखना है। इटली का एकीकरण के बारे में हमको पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो इटली के एकीकरण का मतलब देखिए, जैसे ही फ्रांस में क्या हुआ? गणतंत्र आया, फ्रांस का विकास होने लगा, तो अगल बगल का जितना, देखिए फ्रांस जो भी चीज़ करता था ना, उससे देखा है इसकी दूसरा देश भी करने लगता था। इसीलिए याद रखिएगा आपका जो मेटरनिक था, मेटरनिक बोला करता था, क्या बोलता था? कि फ्रांस जब छींकता है, फ्रांस जब क्या करता है? छींकता है। क्या करता है? छींकता है। फ्रांस जब क्या करता है बच्चों? छींकता है, तो पूरे यूरोप को क्या कर देता है? पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। सर्दी जुकाम हो जाता है। याद रखिएगा यह कौन बोला था? मेटरनिक बोला था। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस जो भी काम करता था, सारा का सारा देखा है इसकी उसका कौन करने लगता था? पूरा यूरोप का देश। तो उसी प्रकार से जैसे ही फ्रांस में बदलाव हुआ, तो इटली वाला भी क्या करना चालू कर दिया भाई? बदलाव करना चालू कर दिया कि हमें भी क्या चाहिए? एकीकरण चाहिए। और एकीकरण चाहिए जिस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो इटली में बहुत सारा, याद रखिएगा, जो मेजनी थे, मेजनी बहुत सारा जो क्रांतिकारी थे वहाँ का, वो बहुत सारा प्रयास किए। उसके बाद में याद रखिएगा आपका जो गैरीबाल्डी थे, गैरीबाल्डी भी बहुत सारा प्रयास किए। और उसके बाद में याद रखिएगा काउंट काबूर, क्या होते हैं?
काउंट काबूल, तीनों के अथक प्रयास से वहां पर जाकर क्या हो गया, इटली का एकीकरण हुआ, यानी इटली एकजुट हो पाया। याद रखिएगा मेजनी जो था एकीकरण का क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है, यानी इन्हीं के विचार में आया कि हम क्या करेंगे, इटली को एकजुट करेंगे। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का याद रखिएगा मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, याद रखिए। और गैरीबाल्डी, याद रखिएगा गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, तो हम लोग को लगता था कि नाव चलाता होगा, लेकिन ये तीनों में सबसे अगर खतरनाक कोई था ना दोस्तों, तो कौन था, गैरीबाल्डी था, सबसे खतरनाक था। याद रखिएगा यह हमेशा चाहता था कि तलवार के दम पर हम एकीकरण करेंगे, इसलिए इटली के एकीकरण का तलवार इसको बोला जाता है। याद रखिएगा क्या बोला जाता था, तलवार बोला जाता था। किसको, गैरीबाल्डी को। मेजनी को मसीहा बोला जाता था, और काउंट काबूल जो था ना कूटनीतिज्ञ था। कौन था, कूटनीतिज्ञ था, और यह प्रधानमंत्री भी था। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। उम्मीद है कि जो भी समझाए हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और याद रखिएगा फ्रांस की क्रांति के लिए वीडियो है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर है हेडिंग की इटली का एकीकरण। क्या है, इटली का एकीकरण। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा ही देखेंगे। कह रहा है इटली 19वीं शताब्दी। अब अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो शताब्दी का मतलब तो आपको पता ही होगा, शताब्दी मतलब होता है 100 सालों का एक शताब्दी होता है। याद रखिए अभी कितना चल रहा है, 2024, तो ये जो स्टार्टिंग का साल होता है इसमें एगो बढ़ाकर शताब्दी को दिखाया जाता है, यानी ये 20 है, तो अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी। तो याद रखिए इसका उल्टा कि शताब्दी का जो भी दिया रहेगा साल निकालने के लिए वो में से वो घटा देंगे, उतना 100 साल का वो क्या हो जाएगा आपका चल जाएगा। तो 19वीं शताब्दी, तो 19 है तो वो घटाइएगा तो 1800 के साल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 19वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं, बेसिक है। करा इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यानी कि आपस में एक भौगोलिक रूप से ही बटा एक साथ था, जहाँ कई स्वतंत्र, लेकिन याद रखिएगा वहाँ पर क्या था कि बहुत छोट छोट राज्य टूटा हुआ था। जिस तरीके से आप भारत में ही देखिएगा तो अंग्रेज के आने या आज़ादी के पहले तक भारत में क्या था, छोटा छोटा बहुत सारा राज्य था। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या था कि बहुत सारा राज्य छोटा छोटा हुआ करता था, इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। अब आपको सीधा सी बात है कि सब राजा क्या चाहेगा, अपना राज्य का विकास करना, हर जनता क्या चाहेगा, अपने क्षेत्र का विकास करना, तो सब में एकजुट होने का बिल्कुल भावना नहीं था। और आपको पता है कि एकजुट कौन किया, नेपोलियन किया। कौन किया, नेपोलियन आया और सबको क्या किया, एक साथ सेना में रखा, एक साथ जोड़ने लगा, टैक्स कम कर दिया, सबके रास्ता का जो भी था अलग अलग बटा हुआ था, तो व्यापार को बढ़ाने के लिए एकजुट किया, और उसके बाद ही एकीकरण का भावना लोगों में आने लगा। करा इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या तो था ही भाई, उसके साथ साथ कई समस्या था, जैसे इटली। और याद रखिएगा इटली पर किसका किसका आधिपत्य, यानी अधिकार के करके करता, तो हमको पता है जी ऑस्ट्रिया का जो मेटरनिक था, नेपोलियन से जीतने के बाद क्या किया, उसको तोड़ दिया और कुछ हिस्सा अपने बस में रख लिया। उसी के प्रकार फ्रांस में भी क्या था, मतलब इटली पे अधिकार था। और जब दोनों गोटा का अधिकार कहाँ था, इटली पर, तो आप बताइए क्या ये दोनों ऑस्ट्रिया और फ्रांस चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो पाए, यानी वो एकजुट हो जाए। इसको तो पता है भाई वो एक हो जाएगा तो हमको बहुत मारेगा, बरियार हो जाएगा। तो इसलिए देखिएगा ना गांव में क्या होता है, जिसके घर में ज़्यादा भाई वो रहता है तो उसको लड़ा लड़ा के क्या करता है, अलग कर देता है कि नहीं कर देता है, कि एक साथ रहेगा तो भाई बरियार रहेगा। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो सके, तो जो भी एकीकरण करना चाहता था उसको डेरा धमका के छुपा देता था कि भाई अगर एकीकरण करेगा, या अगर नहीं छुपा तो युद्ध में उसको हरा देता था। अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभावित था, यानी कि वो डिफिनिट था कि भाई करेगा ही करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा तो उसका रोटी चलेगा जी। जब आँचे चूल्हे, युद्ध का जब चूल्हा बंद हो जाएगा तो रोटी कहाँ सेकेगा अपना। तो कह रहा है इधर राजधानी रोम भी। और याद रखिएगा ये सब क्या किया था, आपको पहले ही फ्रांस की क्रांति में बताया गया था कि नेपोलियन से जीतने के बाद रोम को किसको दे दिया गया था, पोप को दे दिया गया था। तो प्रभाव पोप की इच्छा थी, पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण तो हो, लेकिन धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि किस रूप से, धार्मिक रूप से कह रहा है। इसी प्रकार से नेतृत्व में था। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक समस्या, बहुत सारा समस्या था इटली के एकीकरण में। बाहरी लोग भी चाहता था और अंदर का जो पोप ये सब था वो भी नहीं चाहता था कि वहाँ का एकीकरण हो पाए।
करा है। इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता, लेकिन फिर भी 19वीं सदी यानी जब 1800 का साल जब आपका स्टार्ट हुआ तो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता का भावना का क्या होने लगा, विकास होने लगा। और याद रखिए फ्रांस में जो भी क्रांति होता था, जो भी घटना होता था, उसका प्रभाव यहाँ पे पड़ जाता था। यानी वहाँ के लोग राजा को मारता था, तकनियों को मन करता था कि हम अपनों राजा की एक चट्टी मार दे, बस समझ रहे ना। जो भी वो सब करता था, ये सब भी चाहता था कि हम भी यहाँ पर करें। वहाँ पे गणतंत्र आ जाए तो भाई यहाँ भी गणतंत्र हो जाए, वो सब एकजुट हो गया तो हम भी हो जाए। और याद रखिए नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नव जागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, यानी जिस तरीके से आप बताइए जो अंग्रेज था भारत में, क्या रेलगाड़ी किस लिए चलाया, अपना सामान इधर उधर भेजने के लिए, उसके साथ में क्या चीज़ के लिए, मतलब जो भी सैनिक है, जहाँ अगर कहीं आंदोलन हो रहा है तो पहले उसका सैनिक सही टाइम पे नहीं पहुँच पाता था, उसके लिए लगाया था, लेकिन भारतीय उसका फायदा उठा लिया। तो वह क्या किया, भारतीयों का मदद किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसी प्रकार नेपोलियन नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो भाई, लेकिन यह गलती से क्या कर दिया, एकीकरण के भावना लोगों में जगा दिया कराए, परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन, जब इटली को नेपोलियन जीता तो इसको 3 गो जगह में, पहले इटली क्या था, छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों में टूटा हुआ था, लेकिन जैसे ये कौन जीतता है, इसको नेपोलियन जीतता है, तो जीतने के बाद 3 गो बड़का भाग में, यानी 3 गो खंड में इसको क्या कर देता है, बांट देता है। पहले का क्या था, सिस्पाइन गणराज्य, याद रखिएगा पहले का कौन हो जाएगा, सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा हो जाएगा लिगुलियन, और तीसरा हो जाएगा ट्रांसपेडेन। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेडेन। कब, जब नेपोलियन इसको जीता तो 3 खंड में, 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 3 नंबर, 3 नंबर में सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन में इसको क्या किया, एकीकृत कर दिया। अब लोगों को हो गया कि भाई नहीं, अब हम लोग बड़का हो गए, तो यहीं से एकीकरण के भावना किसको आया, इटली के लोगों को आया। लेकिन जैसे ही नेपोलियन व्यवस्था खत्म होता है, मेटरनिक क्या कर दिया, इसको छोट छोट टुकड़ा में तोड़ दिया करा। उसने यातायात व्यवस्था को भी क्या कर दिया था, चुस्त दुरुस्त कर दिया था, ताकि संपूर्ण पूरा लोग एक जगह से व्यापार कर सके। भाई सड़क अच्छा रहेगा तब ना आप एक जगह से दूसरे जगह जाइएगा, और सड़कें खराब रहे तो 5 किलोमीटर में आदमी का डांड दुखा जाएगा, तो दूर जा पाइएगा, बिल्कुल नहीं जा पाइएगा। कह रहा है इन सभी कारणों से वहां जागृति आई, और नेपोलियन के पतन कब हो गया जी, 1814 में। पश्चात वियना कांग्रेस, याद है ना 1815 कि जैसे नेपोलियन हराया था सब लोग मिलजुल के पार्टी किया बहुत जोर शोर से। कब, 1815, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ में, वियना में। तो कह रहा है द्वारा इटली के पुराने रूप से लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पीडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। आपको बताए थे पिछले क्लास में कि सार्डिनिया को किसके साथ मिला दिया गया, पीडमाउंट के साथ, यानी दोनों को एक साथ कर दिया गया। इससे भी लोगों को क्या हो गया, एकीकरण का भावना दिल में आ गया कि भाई एकीकरण हमको चाहिए। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी, और इटली में 1820 ईस्वी से ही, याद रखिए कब से, 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। जिस प्रकार से वहां पे फ्रांस में लोग संवैधानिक राजतंत्र मांगता था, वैसे ही इटली में भी संवैधानिक सुधार मांगने लगा कि हमको भी भाई कुछ क्या चाहिए, हक चाहिए, हमें भी कुछ अधिकार चाहिए। और याद रखिएगा कुछ गुप्त दल था, एक गुप्त दल काम करने लगा, एक गुप्त दल याद रखिएगा जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी, और इसी से अपने मेजनी साहब जुड़े हुए थे। याद रखिए कौन, मेजनी काका जो थे किससे जुड़े हुए थे, कार्बोनरी से। किससे जुड़े थे, कार्बोनरी। तो कार्बोनरी का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य था छापामार युद्ध के, यानी चुप्पे जानी रहे और देखे एकाएक गए धबधबा दिए, फिर छुप गए, फिर धबधबा दिए, फिर छुप गए, इसी को बोलते हैं छापामार युद्ध। और किसको नष्ट करना, राजतंत्र को, यानी राजा के सैनिकों को नष्ट कर देना। और गणराज्य की स्थापना करना, किसका है, गणराज्य यानी लोगों के राज। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता याद रखिए कौन, मेजनी काका जो थे इसी से जुड़े हुए थे। किससे, कार्बोनरी से। किससे, कार्बोनरी। तो मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रहा। जब यहाँ पर याद रखिएगा चार्ल्स दशम का पिटाई हुआ, गाल फुला दिया मार मार के, तो उस प्रकार से यहाँ के लोग भी अब शांत नहीं रहा। ये सब
राजा को खोदने लगा, झोंक पर जौन मिल जाए मुंह फुला देता लोग, लेकिन नहीं मिल पाया, रह सका। और यहाँ नागरिक आंदोलन शुरू हो गया, यहाँ के लोग भी क्या करने लगा, आंदोलन करने लगा। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए, अब देखिए मेजनी क्या किया, लोग तो भड़कल था ही, मेजनी साहब और तरीका भड़का दिए और कहे कि सब राजा के मार, जबले राजा के पिटाई ना हुई तबले काम हमने के ना चली। तो ये क्या किया कि सबको पिटवाया, और पिटवाने के बाद लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाया कि इटली से प्रेम करो, राजा तो आता जाता रहेगा, हमारा देश बचा हुआ रहना चाहिए। और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, आपको पता है ना, वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो सके। तो उसका दुश्मन अब कौन हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा, मेजनी को पकड़ पकड़ करेगा, अब मेजनी साहब डेरा के भाग जाएंगे, समझ रहे हैं ना। राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा, यानी मजबूरी बस कि भाई जान रहेगा तो और भी बहुत कुछ कर लेंगे, और मर जाते तो भाई क्या आंदोलन करते, कुछ कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। याद रखिएगा इटली जो था 3 भागों में बटा हुआ था, 1, 2 और इस तरीके से 3। ऊपर वाले को हम लोग बोलते थे उत्तरी इटली, क्या बोलेंगे, उत्तरी इटली, बीच वाले को बोलेंगे मध्य इटली, और लास्ट वाले को हम लोग नीचे को क्या बोलते हैं, दक्षिणी बोलते हैं ना, तो दक्षिणी इटली बोलेंगे। याद रखिए ऊपर वाले को उत्तरी इटली, बीच वाले को मध्य इटली और दक्षिणी इटली। आगे अब हमको पढ़ना है मेजनी साहब के बारे में। याद रखिएगा यह बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बहुत भारतीय लोग भी इनसे प्रभावित थे, और क्या करते हैं यूरोप में अगर इन नहीं रहते तो शायद इटली का एकीकरण होता, लेकिन इतना जल्द नहीं हो पाता। कह रहे हैं मेजनी का जन्म 1805 में, याद रखिएगा कहाँ, 1805 में सर्डिनिया के जिनेवा नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था जी, सर्डिनिया में। और याद रखिए सर्डिनिया को कहाँ मिला दिया गया, पीडमाउंट में। कहाँ मिला दिया गया, पीडमाउंट में। रात में सूतल थे, और सूतल जब सवेरे जाग रहे हैं तो लोग कह रहा है कि भाई हमने के राज का नाम क्या पड़ गया, पीडमाउंट के राजा अब हमने के राजा होगा। इनका तो होशे खराब हो गया कि भाई हमारा राज एकाएक खत्म हो गया। तब से ये क्या किए, बचपन से ही क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने लगे, ताकि अपने राज के अस्तित्व को डूबने ना दे, अपने अस्तित्व को ना डूबने दे, यानी जिनेवा का क्या करे, अस्तित्व को बचा के रखे। याद रखिएगा मेजनी को इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है, या पैगंबर भी कहा जाता है। मेजनी के पिताजी जो थे डॉक्टर थे, यानी चिकित्सक थे। मेजनी के पिताजी क्या थे, चिकित्सक थे। मेजनी, याद रखिए इस चीज को, देखिए क्या क्या चीज, अकेले क्या थे, साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, और योग सेनापति भी थे। क्या थे, खाली बातें नहीं करते थे, मारते भी थे, सैनिक भी थे, बात समझ रहे ना। और सैनिक में भी क्या चीज, सेनापति। लेकिन वह तत्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखते थे, यानी उनको कोई 6-5 नहीं था, छल नहीं आता था, साफ विचार के लोग थे, जिस वजह से वो बार बार हार जाते थे। चलबाजी करने उनको नहीं आता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे, यानी ज़्यादा आदर्श थे, समझ रहे ना, लेकिन व्यवहारिक गुण कम थे। वह ज़्यादा किसी के साथ में यानी कि मतलब गलत नहीं कर पाते थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी हार नहीं माने। इनका पराजय किससे हुआ, मेटरनिक से, फिर भी यह हार नहीं माने, लगे रहे। 1848 का जब फ्रांस में क्रांति होता है तो अब याद रखिएगा काका जो थे ना मेटरनिक, बुढ़ा गए। और बुढ़ाने में क्या करेंगे, लोग मार के मुंह तोड़ देगा, दांत टूट जाएगा, कुछ खास नहीं होगा। तो वहाँ तो पिज्जा ही सब मिलता है, कैसे खाते। तो जिस वजह से क्या किया कि मेटरनिक इस बार भागा इंग्लैंड, और जैसे ये वो भागेंगे मेजनी साहब आ जाएंगे, काहे कि उनका मेन दुश्मने भाग गया। तो करा 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो अब याद रखिए मेटरनिक चचा कहाँ, इंग्लैंड। मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा, और इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। यानी मेजनी काका जैसे ही काका गए उधर, तो ऐसे ही मेजनी वापस आ गए। अब होगा असली खेल।
अब क्या हुआ, मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। नहीं, तीन वो जो पड़े हैं ना, जितना भी उसका भाग था सबको एक साथ जोड़कर एक गणराज्य बनाना चाहते थे। लेकिन देखिए अब अंदर के, बाहर के लोग से तो लड़ लिए, अब अंदर के लोग इनको नचाएगा। करा जबकि सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था ये बहुत हेरुआ था, याद रखिएगा। चार्ल्स एल्बर्ट जो है अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। वो नहीं चाहता था कि भाई, नहीं होता है कि कोई काम करे तो हमारा नाम हो, अगर मेजनी करेगा तो मेजनी का नाम हो जाएगा। तो चाहता था कि एकीकरण तो हो लेकिन मेजनी का नाम ना आवे, हम करेंगे। और जिस वजह से चार्ल्स एल्बर्ट जो है मेजनी को ज्यादा चलने नहीं दिया। अब मेजनी को बताइए, अगर हमारा जिससे टेंशन रहेगा उसको हम काम करने देंगे? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से एल्बर्ट जो है मेजनी को काम नहीं करने दिया। और उधर जो पोप था, पोप मतलब होता है हमने जैसे पुजारी होता है ना, बड़का मंदिर का पुजारी, उसी प्रकार जो ईसाई का जो मंदिर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर्च बोलते हैं। और उसका जो मेन पूजने वाला, भगवान को पूजने वाला होता है, उसी को पोप कहा जाता है। तो पोप भी इटली को धर्म राज बनाने का पक्षधर था। वो कहता था कि धर्म से हमारा पूरा देश एकजुट हो। इस तरह विचारों के टकराव के कारण ये बेचारा माथा तक के बैठ गया, हे भगवान, न ये कर रहा है कुछ और न पोपे कर रहा है, और बीच में ये बेचारा तो एक साधारण नागरिक थे, क्या कर सकते हैं एकनी के सामने में। एकीकरण का मार्ग क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। और याद रखिएगा कालांतर में यानी समय बीतने के बाद यानी छोटा था ये ऑस्ट्रिया से लड़ने चल गया। किससे? ऑस्ट्रिया से लड़ने चल गया। ऑस्ट्रिया इसको इतना दबा के मारा ना, इतना दबा के मारा पूछिए मत। ये बेचारा जेहू कुछ था हरवा उरवा गया वहां पे। तो कह रहा कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट, कौन था? सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट बेचारा हार गया। क्या कर दिया? हार गया। और ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया। और जैसे ऑस्ट्रिया जीतता है तो जो भी लोग आंदोलन, लोग को भाई भोंक भांक के मार दिया जाता था, तबे तो चुप रहेगा ना। अगर 50 गोटा कर रहा है, 10-15 गोटा के मार दिया, और गोटा शांत हो गया। इस प्रकार मेजनी को पुनः हार का सामना करना पड़ा और बेचारा फिर से पलायन कर गया, यानी वहां से चुपे चानी भाग गया। बात समझ रहे हैं? आगे कह रहा है 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इस आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पीडमाउंट का एक नया शासक, काहे कि जो भी था वो वाला चार्ल्स एल्बर्ट क्या हो गया था? हार गया था। जिस वजह से वहां पर क्या हुआ, वहां का नया राजा बना विक्टर इमैनुअल। कौन बन गया? विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और इसके प्रयास से इटली का एकीकरण कार्य, याद रखिएगा ये राष्ट्रवादी था, यानी राष्ट्र को ज्यादा भाव देता था कि भाई हमारा राष्ट्र आगे रहना चाहिए, जिस वजह से यह चाहता था कि इसका एकीकरण हो। अपनी नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए, यानी अपना जो भी बात है उसको लागू करने के लिए, अब राजा हर चीज थोड़ी लागू करेगा जी। तो याद रखिएगा काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया। किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? काउंट काबूर के बारे में। किसके बारे में? काउंट काबूर के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा रुकिएगा। तो चलिए बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा पानी उनी पी लिए हैं और बहुत ज़्यादा पसीना हो जा रहा है। तो चलिए हम अब क्या पढ़ेंगे? काउंट काबूर के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि भाई काउंट काबूर का योगदान क्या था। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा और मेजनी के बारे में हम लोग जान लेते हैं जी। चलिए याद रखिएगा, मेजनी साहब जो थे, मेजनी जब इनको याद रखिएगा दो बार जब पलायन करना पड़ा, तो पलायन करने के टाइम में याद रखिए जब 1830 के करीब में क्या किए? पलायन किए थे। किसके? मेटरनी के डर से। तो यह अब दूसरे देश में जाकर, याद रखिएगा इसको बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1831 में, कब? 1831 में मार्सेई नामक जगह में, कहाँ पे? मार्सेई नामक जगह पर यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किए थे। किसका? यंग इटली। कब? 1831 में यंग इटली। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि यंग इटली का स्थापना कब हुआ? तो यंग इटली का स्थापना कब हुआ? 1831 में। और याद रखिए फिर 1834 में, ताकि इटली का लोग पूरा जुट सके, इसलिए यंग इटली बनाए। और 1834 में किस में? यंग यूरोप नामक संस्था बनाए। कौन सा? यंग यूरोप नामक बर्न में। कहाँ पे? बर्न में। और 1851 में याद रखिएगा फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक
संस्था, कौन सा, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था बनाए। 3 गो संस्था याद रखिएगा बनाए थे 1831 में। कहाँ, यंग इटली, यंग इटली कब, 1831 में। और यंग यूरोप कब, 1834 में। और अब बताइए फ्रेंड्स ऑफ इटली कब, 1851 में। और याद रखिएगा खुद किस संस्था से मिलकर रहे थे, खुद थे कार्बोनरी से। किससे, कार्बोनरी नामक संस्था जो था उस संस्था से ही खुद मिलकर थे। तो यंग इटली कब, 1831 में। यंग यूरोप कब, 1834 में। और आपका 51 में फ्रेंड्स ऑफ इटली। समझ में आया जी ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दुख तकलीफ। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं अब काउंट काबूर के बारे में। तो काउंट काबूर को आपको पता है कि जो विक्टर इमैनुअल था, यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए कि जो यहाँ राजा कौन बना, विक्टर इमैनुअल बना। और विक्टर इमैनुअल क्या करता है, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति काउंट काबूर को क्या करता है, अपना प्रधानमंत्री बना लेता है। किसको अपना प्रधानमंत्री बना लेता है जी, काउंट काबूर को। कह रहे काउंट काबूर जी का जन्म जो था 1810 में हुआ। कब हुआ, 1810 में। और ये जो थे 1852 में प्रधानमंत्री बने। कब बने, 1852 में। किसका प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा विक्टर इमैनुअल का। किसका प्रधानमंत्री, विक्टर इमैनुअल का। कब बने, 1852 में। कौन, काउंट काबूर। इनका जन्म कब हुआ था, 1810 में हुआ था। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ थे एवं राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवादी मतलब जो राष्ट्र से प्रेम करे, और कूटनीतिज्ञ का मतलब जो अपने दिमाग से अपना काम निकलवाने के लिए किसी को भी पोल्हा ले, पोल्हाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। करा हुआ इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को। और सही बात था भी, सबसे बड़ा बाधा कौन था जी, ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया। तो वह इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधा किसको मानते थे, ऑस्ट्रिया को मानते थे। कौन, काउंट काबूर। और उसको मालूम था कि जब तक ऑस्ट्रिया के लायक हम लोग उसके लेवल के नहीं बन जाते हैं तब तक हम भाई एकीकृत नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए, याद रखिए ऑस्ट्रिया उस समय सबसे जो शक्तिशाली था कौन था, फ्रांस था। कौन था, फ्रांस था। तो अपने दुश्मन से आपको अगर लड़ना है तो जो मजबूत है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा। और काउंट काबूर को भली बात ही पता था, वो होशियार थे। वो क्या किए कि एकरा से इसको हराने के लिए केकरा, ऑस्ट्रिया को हरावेला केकरा से दोस्ती कर लिए, फ्रांस से दोस्ती कर लिए। किससे दोस्ती कर लिए, फ्रांस से। और कौन, बताइए कोई बड़ आदमी अपने माने आपका दोस्त बनेगा, बिल्कुल नहीं। बिना मतलब के जब उसको आप फायदा पहुंचवा दीजिएगा, बिना काम के कोनो फायदा करवा दीजिएगा, तो अब जाके वो आपको कहेगा हाँ रे ये बड़ी काम के आदमी है, हम न बोले हैं तब वो हमारे काम कति कर दिलक ना। तो इसलिए वो आप पर ध्यान देगा और आपको दोस्त बना लेगा। काउंट काबूर को ही पता था। तो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कौन, काउंट काबूर फ्रांस से दोस्ती करना चाहा। उसी समय में 1853 से 54 में, याद रखिए 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। क्रीमिया का युद्ध हो रहा था। तो याद रखिएगा क्रीमिया का युद्ध रूस के खिलाफ हो रहा था। उसमें फ्रांस, ब्रिटेन ये सब लड़ रहा था। और इसमें क्या हुआ कि फ्रांस भाई पिटा रहा था, दे दनादन खून उन बह रहा था एकरा। उसी बीच में एंट्री मारता है काउंट काबूर कि भाई हमरा दोस्त के मार दे ले। देखिए ना अगल बगल में होता नहीं है, सोचिए आप पिटा रहे हो और कोई तीसरा आके आपको बचा ले, वो आपके लिए भगवान से कम है। तो उसी प्रकार से फ्रांस को साथ, देखिए फ्रांस लड़ रहा था उसके क्रीमिया के युद्ध में। कब, 1853 से 54। याद रखिएगा क्रीमिया के युद्ध कब हुआ, 1853 से 54। क्रीमिया के युद्ध कब हुआ, 1853 से 54। तो क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस का स्थिति तरीका गड़बड़ाया। जो वैसे ही क्या हुआ, काउंट काबूर मसीहा बन के अपन फौज लेके आ गया और कहा कि हमरा दोस्त के मार दिले है। तो किसी को नहीं छोड़ा, वो भी खूब मारा। और उसी के साथ फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने लगी, घोषणा कर दिया। जबकि फ्रांस उसको भाई बुलाएबो नहीं किया था, नहीं बुलाया था कि दोस्त ये लड़ाई करे जाए बड़ी, बिना बुलाई पहुंच गया और अपना खून बहा दिया। किसके लिए, फ्रांस के लिए। किसके लिए, फ्रांस के। अब बताइए फ्रांस कभी भी इस एहसान को भुलाएगा, कभी नहीं। कहेगा दोस्त तोरो जरूरी पड़ते तो बोली है, हमू तोरा ला खून बहा देबे, तू हमरा ला खून बहेले, हम तोरा ला खून बहाएम।
तो वही क्या कहा, फ्रांस किसी भी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था, तभी भी वह मदद कर दिया। इसका प्रत्यक्ष लाभ किसको मिल गया, काउंट काबुर को मिल गया। युद्ध समाप्त होगा और आपको पता ही है युद्ध समाप्त होने के बाद एगो बड़का पार्टी होगा, क्या होगा, बड़का पार्टी चलेगा। अब बताइए आप ही, जब पार्टी खत्म हो, पार्टी होगा तो काउंट काबुर को बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। फ्रांस इसको भूलेगा, कहेगा ना दुख में हमको साथ दिया है, तो इसको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। मतलब ये कहाँ का था, सर्डिनिया पीडमाउंट का था, तो सर्डिनिया पीडमाउंट के जगह पर किसको आएगा, जैसे भारत के जगह पे कौन जाते हैं, नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं ना, तो प्रधानमंत्री तो ये भी था ना भाई, तो उसके जगह यानी कि सर्डिनिया पीडमाउंट की जगह कौन जाएगा, काउंट काबुर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो याद रखिएगा, युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में कहा शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ किसको बुलाया गया, पीडमाउंट को भी बुलाया गया। किसको बुलाया गया, पीडमाउंट को भी बुलाया गया। और पीडमाउंट के प्रधानमंत्री कौन, काउंट काबुर। तो काउंटो काबुर तो वहां पे जाएंगे ना जी। इससे काबुर की महत्ता बढ़ गई, यानी इसका महत्व बढ़ गया कि बाप रे उतना बड़का पार्टी में एकरा बुला ले लिया। इस सम्मेलन में काबुर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। जैसे टेबल उपिल वो बैठा, चाय पानी कथी दारू पी रहा होगा सब, और दारू उरू पीते टाइम पूछा दोस्त, फ्रांस पूछ रहा है कि दोस्त देखा हमारा ला, देखिए फ्रांस केकरा से पूछ रहा है, फ्रांस बैठा हुआ है टेबल पर, और वहीं पे क्या बैठा हुआ है, काबुर, यानी कि हाँ काबुर ही लिख देते हैं, क्या कि सर्डिनिया। याद रखिएगा काबुर कहाँ के था, पीडमाउंट का था, माउंट का था। और यहीं पे भाई एगो टेबल पर तीनों दोस्त बैठा हुआ है, कौन, ऑस्ट्रिया भी बैठा हुआ है। तो ये बतिया रहा है कि दोस्त हमारे तो बहुत मदद कैला, कि अब तुमको भी कोई मदद चाहिए। तो काबुर कहता है इन्हें कान दो ना, कान हेने करो ना, कानवा हेने बोला के और चुपे चनी कहा देखिए ना ऑस्ट्रिया हमारे बहुत जगह को हाँप लिया है और ज़बरदस्ती हमरा से लड़ाई खोजते रहता है कि तरीका ले मदद कीजिए, एकरा डराइए, हमरा से डराता नहीं। और आपको पता ही है जो ना चार्ल्स एल्बर्ट था, बहुत सारा जमीनवा हार गया था कि नहीं हार गया था, यही जमीन वाला काबुर कहता है कि छोटा बहुत सारा जमीन हमारे हपिया लिया है। और भी कहेगा रे छोटा रे सुन, तू हमारा दोस्त को मारता है। अब बताइए काबुर एक वाला दोस्त हो गया कि नहीं हो गया, तभी इस छोटा को मारेगा कि नहीं मारेगा, क्या हमारा दोस्त के तू मार दे ले। तो अब ऑस्ट्रिया को डरा दिया कि भाई साहब इसको आपको नहीं करना है। तो काबुर कहा न दोस्त ऐसे काम नहीं चलेगा, हम आपके लिए हम एक मारम 2-3 झापर, क्या कि हमरा कैसे गलत। अब कोई आपको मार दे या पंचायती में कोनो कहे ना ज़्यादा वो मैटर फरियाला, तो मन को शांति मिलेगा, कहिएगा ना हमू 2-3 छापर मारम ओकरे बाद शांति होई। तो कहा कि देखा दोस्त अभी तो पार्टी में आयल बड़ा, पार्टी के माहौल खराब हो जाई, तू जा आ जैसे ही तैको टेरिया वो मार दी हम बारी ना, आ तोरा जरूरी पड़ी तो जैसे तू सैनिक भेजले रहा वैसे ही हमहू सैनिक भेजम तोरा ला, आ दोनों गोटा क्या करे के दाब के मारे के, क्या कि इसको तो वार्निंग दे दिया था। तो समझिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया की मात्रा बढ़ गई और जो ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप यानी ऑस्ट्रिया इटली के जितना भाग को हथिया था उसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित करवा दिया। केकरा से, फ्रांस के मदद से। केकरा मदद से, फ्रांस के मदद से। कौन, काउंट काबुर। अब ऑस्ट्रिया के तो भाई हवा टाइट हो गया कि अब तो फ्रांसवो एकरा ओरी से हो गया ना, कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर पड़ गया। सारा लोग इटली को देखने लगा कि बड़ा होशियारी से के कर ऑस्ट्रिया सबके हवा टाइट किया था, ये ऑस्ट्रिया का हवा टाइट कर दिया। अब जैसे ये हवा टाइट किया, अब बताइए सबके नज़र में काबुर आएगा कि नहीं आएगा। काबुर बड़ी भयंकर नेता बन गया। वे नहीं जाता है पापा मोदी जी क्या वार रुकवा दिए, तो वैसे ये काउंट काबुर क्या किया ऑस्ट्रिया के लिए और सर्डिनिया पीडमाउंट के लिए, सब तक कहता था पापा काबुर जी क्या किए हैं, युद्ध रुकवा दिए हैं। करा इस प्रकार इटली की समस्या को काबुर ने अपने कूटनीति के बल से संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। अब सारा यूरोप ऑस्ट्रिया को थू करने लगा कि रे तू कैसन गधा है, बताओ तो ये इतना नीमन है, बिना बोले ले मदद करता है और तुम इसी को दबिया रहा है, एक गाय लेकिन आदमी, और एक तू बदमाशी से कर रहा है। अब ये सब शिकायत करेगा कि नहीं करेगा। काबुर ने नेपोलियन तृतीय को, याद रखिए फ्रांस का सम्राट कौन बना था, लुई नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा, और उसी का नाम क्या है नेपोलियन तृतीय।
नेपोलियन अब जैसे ये पीयू के ही बतिया रहा था कि दोस्त हमार मदद करिए, यहाँ पर था ना, यहाँ पर फ्रांस कह दिया ठीक बा मदद करम, इतई को लब लब करी तो तू हो मारिया हम मारम। तो काबुर ज़्यादा चढ़ैले नहीं था, वो कहा दोस्त विश्वास ना हो, बात पर विश्वास ना, हमरा का चाहिए कागज पर लिखल चाहिए, और कागज पर लिखल को हम लोग कहते हैं एक संधि कर लेना कि भाई आप लिख के दीजिए कि आप हमारा मदद कीजिएगा। कौन ठीक बात पियई बड़ा पीला के झोंक पर बोल देला और बाद में मदद ना कैला। तो एला क्या किया कि एक संधि कर लिया केकरा से, नेपोलियन तृतीय से। कौन, काउंट काबूर। किसे किया, नेपोलियन तृतीय से। नेपोलियन तृतीय कौन, फ्रांस के सम्राट, और काउंट काबूर कौन, सर्डिनिया पीडमाउंट के प्रधानमंत्री। एक संधि की जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा कर दिया। कहा जाओ दोस्त तुम भी क्या याद रखोगे कि तू हमारा ला खून बहिला हम तोरा ला खून बहाएम, है कि नहीं। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासत, याद रखिए इटली का दो जगह था, नीस और सेवाय। मान लो फ्रांस उतना बड़का आदमी होकर इटली के लिए कुछ कर रहा है तो इटली का भी दायित्व तो बनता है ना कि कुछ करे। तो कहा कि नीस और सेवाय नामक दो जगह हम आपको दे देंगे। कौन कह दिया, काबूर कह दिया। किसको देने के लिए, फ्रांस को देने के लिए। फ्रांस ने काबूर को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों जनमत संग्रह से, याद रखिएगा यहाँ पर कै गो था, 3 गो था। कौन था, 3 गो था। तो कह रहा है उधर के लोग भी अगर आपसे क्या करना चाहे, मन से अगर आपके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, आपको जबरदस्ती नहीं करना है। और भाई काउंट काबूर को लोग बहुत पसंद करता था तो इस सकार लिया कि ठीक है भाई हम लोग के मर्जी से करेंगे। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है। काबूर के लिए लोग हंसने लगा कि नीस और सेवाय 2 गो राज किसको देने लगा, फ्रांस को। लेकिन काबूर जानता था कि भाई अगर जब तक एकीकरण ही ना हो तब तक हम एगो गांवे रख के क्या करेंगे, और एगो गांव गंवा देने से अगर हमको एकीकरण हो जा रहा है, हम बड़का बन जा रहे हैं, तो इसमें कोई घाटा का बात है, बिल्कुल नहीं। उसने नीस तथा सेवाएं नामक लोग उसका थोड़ा सा शिकायत उकायत करने लगा कि इटली के साथ क्या कर दिया, खिलवाड़ कर दिया अपन बात ऊपर करने के लिए। वही कि बेच दो रेल उल जिस प्रकार से है ना, उसी प्रकार से लोग उसका मजाक उड़ाने लगा। यदि 2 प्रांतों को खोकर भी उनका मानना था कि अगर उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि थी। मेजनी चाहता है, काउंट काबूर चाहता था कि अगर 1-2 गांव देने के बाद भी अगर एकीकरण हो जा रहा है तो कोई गड़बड़ है नहीं, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली के एकीकरण काबूर की दृष्टि में बिल्कुल संभव नहीं था। काबूर का मानना था कि जब तक हमको फ्रांस मदद नहीं करेगा तब तक हम इटली का एकीकरण नहीं कर सकते हैं। इसी बीच 1800, बताइए 19 ऑर्डर मिल गया था कि तई को तेला बेला करे गाल फुला देना है। और इसी बीच में कह रहा है 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट सीमा संबंधी विवाद हो गया, यानी बॉर्डर के लेके लड़ाई हो गया। अब बताइए ऑस्ट्रिया क्या करेगा, बतियाएगा कि लतियाएगा, बिल्कुल लतियाएगा। क्या कि फ्रांस का ऑर्डर उस समय सबसे बड़का कौन, फ्रांस। अब फ्रांस का ऑर्डर तो मिल ही गया है कि जे मन में बात दोस्त करो, फुल सपोर्ट है ना। तो आप लोग को भी क्या करना है, फुल सपोर्ट हम सफ़र क्लास को, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्त के पास। तो क्या कर रहा है, विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया और युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस क्या कर दिया, अपना सेना उतार दिया कि दोस्त के मदद तो हम करेंगे, दोस्त हमारी मदद किया था करा, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना, अब बताइए फ्रांस के, चलो पीडमाउंट के सेना को हरा भी देता तो फ्रांस के सेना को ये हराएगा, ऑस्ट्रिया से हारेगा, कोई नहीं हारेगा। तो ऑस्ट्रियाई सेना क्या कर गया, बुरी तरीके से पराजित होने लगा और ऑस्ट्रियाई में एक बड़े राज लोम्बार्डी पर, ऑस्ट्रिया का एक बड़का जगह लोम्बार्डी था, उसको पीडमाउंट कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, हथिया लिया, मतलब जीत लिया। करा याद रखिएगा, लोम्बार्डी को, किसको जीत लिया, लोम्बार्डी को। करा इस तरह तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था। मेजनी धीरे काउंट काबूर जो थे ना, धीरे धीरे बड़ा फेमस होते जा रहे थे। अब नेपोलियन जो था, नेपोलियन को डर लगने लगा कि कहीं हमरों से बरियार ना हो जाए और हमरों से, क्या कि देखिए लोम्बार्डी नामक जगह तो जीतिए लिया,
कौन जगह? लोम्बार्डी नामक जगह को कौन जीत लिया? काउंट काबूर जीत लिया। अब नेपोलियन को डर लगने लगा कि हमरो से बरियार अगर हो गया तो पता चले कि हमरो ना हरा देवे, जिस वजह से क्या करेगा, अब अपना सैनिक को वापस बुला लेगा। कौन? नेपोलियन तृतीय। कह रहा है घबराने लगा क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूर को समर्थन देने लगा था और जो काबूर था धीरे धीरे बड़का नेता बन रहा था, इसलिए आंदोलनकारी थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए अभी तैयार नहीं था, उसको भाई डर था कि कहीं मेरे पर भी खतरा न आ जाए। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त करते, याद रखिए पहले जीता था लोम्बार्डी को, किसको जीता था? लोम्बार्डी को, और दूसरा जीत गया वेनेशिया को। किसको जीत लिया? वेनेशिया को। तो लोम्बार्डी को तो जीत लिया तब तक ठीक था, वेनेशिया को जीतते जीतते नेपोलियन क्या किया? अपना सैनिक वापस बुला लिया, और वापस बुलाने के बाद भी उसको डर हो गया कि कहीं ऑस्ट्रिया हमारा दुश्मन न बन जाए, तो दोनों में पंचायती करवा दिया। देख भाई कि इहो लड़ा तूहो लड़ा, तो दू गो तो और हारले है, तो एगो दे दो तुम किसको? इटली को। किसको दे दो? इटली को, और एगो ऑस्ट्रिया, यानी तुम खुद रख लो। तो क्या किया? जो लोम्बार्डी तो इटली के हक में चला गया, लेकिन वेनेशिया किसके हक में गया? ऑस्ट्रिया के हक में गया। तो इसी प्रकार का युद्ध के हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमाउंट के बीच क्या कर दिया? मध्यस्थता करने की बात, यानी पंचायती करवाया। इस तरीके से काउंट काबूर संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर, यानी कि पीडमाउंट का, किसका? लोम्बार्डी पर किसका हक हो गया? पीडमाउंट का। किसका हो गया? पीडमाउंट का अधिकार हो गया। और याद रखिएगा वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का, वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का, और लोम्बार्डी पर किसका हक? इटली मतलब पीडमाउंट। कौन था उस समय? अभी तक आपका इटली बना हुआ नहीं था, अभी पीडमाउंट ही सबसे बड़का था, धीरे धीरे मिलकर इटली बनेगा। तो क्या कर लिया? संधि मान गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। तब तक इटली तक बड़का हो गया था, परंतु काबूर का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन के सेवाएं प्रदेश देने को लोभ देकर फिर कहा कि भाई तो इकल यार मदद कर देगा तो और एक आध वो जगह हम तुमको काट के में से दे देंगे। तो कह रहा है ऑस्ट्रिया पीडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने के लिए कहा कि देखो अब हम तो बरियार हो गए हैं, अब तुम्हारा मदद तो नहीं चाहिए, बस हमने दोनों गोटा लड़ेंगे ना तो तुमको आना नहीं है। आना भी है तो कब? जब हमारा लड़ैया खत्म हो जाए तब, यानी कि तुम बाद में आना। तो राज्यों को पीडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन दिया। और नेपोलियन लेकिन कहा कि देखो जबरदस्ती तुम लड़ो ठीक है, हम नहीं आएंगे, लेकिन क्या नहीं करना है? तुमको जबरदस्ती लोगों के साथ नहीं करना है। जबरदस्ती करोगे तो भाई बीच में हमको एंट्री मारना पड़ेगा। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमाउंट के साथ थी, यानी वो लोग भी चाहता था कि हम पीडमाउंट के साथ चले जाए, जिसलिए भाई काउंट काबूर साकार लिया कि चल तू जैसे कहे। इसलिए काबूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए स्वीकार कर लिया। और याद रखिएगा 1860 से 61 में, कब? 1860 से 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर, काहे कि रोम पर, ये रोम है ना, तो रोम पर केकर अधिकार था जी? पोप का अधिकार था। और भाई पोप होता है धर्म गुरु, धर्म से आप लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतें, कहाँ? उत्तर तथा मध्य इटली। आपको बताए थे इटली कै गो? 3 गो। कै गो? 3 गो। ऊपर वाला उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। तो वही कह रहा है कि उत्तर तथा मध्य इटली का खाली एगो रोम को छोड़कर परमा, मोडेना, टस्कनी, फबाड़ा, उस प्रकार के बोला जो ना, इस सब को क्या किया? एक साथ मिला लिया। कह रहा है ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा समर्थन किसको मिल रहा था? पीडमाउंट को, जेकरा वजह से डेरायल था कि भाई बोलेंगे तो सब मिलके हमारे मुंहवा फुला देगा, है ना। समर्थन भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण, यानी जर्मनी के साथ लड़ाई में लगल था। बेचारा उन जर्मनियों वाला, आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, देखेंगे ऑस्ट्रिया को उन्हों से मार रहा था, इन्हों से मार रहा था, अब बीच में फ्रांसो कभी कभी मार दे रहा था, सब तरह से बेचारा दबायल था, करो तो करो का, है ना। समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली, रोम, याद रखिएगा कौन कौन? दक्षिणी इटली, कौन कौन? यहाँ तक एक दक्षिणी इटली, दूसरा का रोम तथा वेनेशिया। वेनेशिया मालूम है ना, अभी थोड़ा सा लोम्बार्डी और वेनेशिया जो यहाँ पर लड़ाई हुआ था हम लोग देखे थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो वेनेशिया किसको मिल गया था? ऑस्ट्रिया को मिल गया था। तो इसी वेनेशिया का बात हो रहा है। तो किसको किसको? वेनेशिया
किसको किसको? दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासत का विलय रोम में हो चुका था। और विक्टर सब किसको राजा मान रहे थे भाई साहब? सब किसको राजा मानेगा? अब बताओ किसको राजा मानेगा जी? जो सर्डिनिया पीडमाउंट का राजा होगा, जो काउंट काबूर का राजा होगा, उसी को राजा मानेगा ना। और इस सब का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल। तो सब किसको राजा मानने लगा? विक्टर इमैनुअल को राजा मानने लगा। इसी बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी का एंट्री होता है। अब आ जाएगा हीरो का एंट्री, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी बहुत खूंखार आदमी, बहुत भोंकता था, तलवार रख ले रहता था, सुतले में भोंक देता था, समझ रहे हैं, और भोंक के गायब कर दिया। तो कह रहा है सशस्त्र क्रांति के द्वारा, खाली हथियार से, वो कहता था बतियाने से कोई फायदा नहीं है, उसको तलवार कहा जाता था, खुद तलवार के जैसे था। क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र को स्थापना करने का प्रयास किया गया। अब बताइए उत्तरी इटली और मध्य इटली को कौन? काउंट काबूर फरिया दिया। और दक्षिणी इटली में कौन? आपका गैरीबाल्डी। कौन हो जाएगा? गैरीबाल्डी यहाँ पर फरिया रहा था तलवार के दम पे, अपने को सेना बना लिया और गजब मार रहा था, उड़ा दे रहा था साफ। कह रहा है गैरीबाल्डी जो था पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? पेशे से नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। किसके? मेजनी के विचारों का समर्थक था। वह गणतंत्र चाहता था। याद रखिएगा, गैरीबाल्डी क्या चाहता था? गणतंत्र। लेकिन काउंट काबूर क्या चाहता था? राजतंत्र। राजा के आदमी ना था भाई, लेकिन गैरीबाल्डी बिल्कुल नहीं चाहता था कि राजतंत्र होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब काउंट काबूर से मिलता है तब इसको पता चलता है ना रोजो नीमन हो सकता है। तो ये कहा कि चल भाई तुझे राजा मान लेते हैं कि तुम भी अच्छा आदमी है। तो प्रभाव में आकर क्या किया? संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों, यानी जो भी लोगों का जो काम उम करता था, उस सब से एक सशस्त्र सेना बनाया। क्या कर लिया है? वो हथियार उथियार वाला सेना बनाया। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत, याद रखिएगा दक्षिणी इटली में आपका सिसिली और नेपल्स आता है। कौन आता है? सिसिली और नेपल्स। और यहाँ पर किसका राज था? बुर्बो वंश का राज। किसका? बुर्बो वंश, याद है ना? तो बुर्बो वंश का राज था और इसको बहुत मारता है गैरीबाल्डी, धराम धुरुम, साफ पूछिए मत। आक्रमण किया और इन रियासतों का अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासक से क्या हो गया था? तंग हो गया था भाई साहब। क्या हो गया था? तंग हो गया था। गैरीबाल्डी की समर्थक बन गई और सब लोग गैरीबाल्डी को सपोर्ट करने लगा। गैरीबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सत्ता संभाली। कुछ दिन तक क्या किया? विक्टर इमैनुअल के मतलब कि आदमी बनकर उसका यहाँ पर एथी किया। गैरीबाल्डी वस्तुतः काबूर के विचारों से मतलब कि गैरीबाल्डी से नहीं मिलते थे। यानी काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का विचार आपको पता है ना। अभी काउंट काबूर क्या चाहता था? राजतंत्र। और गैरीबाल्डी क्या चाहता था? गणतंत्र। तो दोनों का विचार मिला नहीं। लेकिन जब दोनों गोटा एक साथ मिला, बतियाया, तब कहा कि चलो राजतंत्र भी बेकार, यानी राजा नीमन है हमारा। काबूर ने उसके दक्षिणी अभियान का समर्थन किया। काउंट काबूर क्या कर दिया? दक्षिण अभियान का समर्थन किया, इसका बड़ाई उड़ाई किया, तो गैरीबाल्डी खुश हो गया। 1862 ईस्वी में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण, रोम पे कौन था? पोप का आक्रमण था। किसका था? पोप था। तो गैरीबाल्डी सोचा कि चलो हम पोप पर भी आक्रमण करते हैं और उसको भी हलवा लेते हैं। लेकिन काउंट काबूर उसका विरोध कर दिया और अभियान का विरोध किया था रोम की रक्षा के लिए। रोम के रक्षा के लिए पीडमाउंट को सेना भेज दी। अभी तक इसको गैरीबाल्डी और काउंट काबूर का मिलन नहीं हुआ था। इसी बीच जैसे ये दोनों गोटा में लड़ाई का सामना होता है तो गैरीबाल्डी का भेंट किससे हो जाता है? काउंट काबूर से हो जाता है। और उसने रोम के अभियान, जब उसे बतियाया तो रोम के अभियान को त्याग दिया कि ठीक है भाई, हम तुम्हारा बात मान लेते हैं, रोम पे आक्रमण नहीं करते हैं। इस प्रकार दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी फायदा के, बिना किसी लालच के वह क्या किया? विक्टर इमैनुअल को समर्पित कर दिया। और गैरीबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर इमैनुअल द्वारा दिया गया। विक्टर इमैनुअल बोला कि दक्षिण इटली का क्या बन जाइए? शासक। लेकिन गैरीबाल्डी उसको ठुकरा दिया और एक साधारण जिंदगी जीने लगा। करा समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान के इस भावना के कारण गैरीबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। याद रखिएगा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जानते हैं ना? लाला लाजपत राय कौन से? लाला लाजपत राय। लाला
लाजपत राय जो थे वह क्या किए, इनके नाम पर यानी गैरीबाल्डी के जीवन पर एक किताब लिखे। तो क्वेश्चन आएगा कि गैरीबाल्डी के जीवनी को कौन भारतीय लिखा, तो लाला लाजपत राय। चाहे लाला लाजपत राय किनके जीवनी को लिखा, तो गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखा। ठीक है जी। 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबूर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। काबूर बेचारा मर जाता है और इस तरह पूरे इटली का एकीकरण वो देख नहीं पाया। वो बेचारा पूरा इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। रोम तथा वेनेसिया, अब देखिए दक्षिणी इटली का तो एकीकरण हो गया, बच क्या गया, रोम बच गया और वेनेसिया बच गया। तो रोम तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण अब विक्टर इमैनुअल खुद करेगा। विक्टर इमैनुअल क्या करेगा, खुद करेगा। तो विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। 1870 से 71 में, याद रखिएगा 1870 से 71 में प्रसा और फ्रांस के बीच में, कौन सा, प्रसा और फ्रांस के बीच में सेडोन का युद्ध, कौन सा, सेडोन का युद्ध छिड़ गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, छिड़ गया जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण, अब फ्रांसवा बार बार क्या करता था, पोप को रक्षा करता था, लेकिन फ्रांस खुद कहाँ, प्रसा के साथ युद्ध में लड़ गया, जिस वजह से पोप को बचाने वाला कोई नहीं था। मारेगा लोग, फाड़ देगा पेट को, पेट फुलेले रहता है खा खा के खूब सब, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का क्या उठा लिया भाई, लाभ उठाया। देखा कि पोप को बचाने वाला कोई नहीं है, सेना भेजा और पूरा पोप के महल को क्या किया, घेरवा लिया। पोप सरेंडर के लिए जो भाई हमरा ना चाहिए, हम तो भगवान के लोग हैं, हमको पूजा पाठ करना है। पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। कहाँ, वेटिकन सिटी नामक किले में बंद कर लिया। इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में क्या कर लिया, मिला लिया और उसने अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति को, रोम को अपना राजधानी बनाया। इस स्थिति को पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया, लेकिन मरता क्या नहीं करता मेरे भाई, बाद में जाकर मान लिया, नहीं मानेगा मारेगा। अब मजबूर, खाली पुजारी था इसलिए बचल था, तो कहता दौड़ा दौड़ा के मारता। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा, किसके, मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ और उसने पोप के साथ कहा, है महाराज काहे झगड़ा कर रहा है, आपको तो पूजा पाठ से मतलब रखना चाहिए, आपको लड़ाई करने से कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं, आप जाइए पूजा पाठ कीजिए, राजा को राज संभालने दीजिए। समझौता कर वेटिकन सिटी की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 में, याद रखिएगा कब, इस प्रकार से 1871 में, कब, 1871 तक इस इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदानों के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना क्या थी, सर्वोपरि थी। चलो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्यारे बच्चे अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण, और इसी प्रकार से प्यार से आप लोग को समझाया जाएगा कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिस प्रकार से आप लोग इटली के एकीकरण के लिए। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, मन लगा के वीडियो देखिए। इतना है कि अगर आप हमारे साथ बने रहे तो इतिहास से आपको प्यार हो जाएगा। जिस इतिहास से आपको डर लगता है बिल्कुल डर नहीं लगेगा जी, ऐसे ही कहानी की तरह आपको हर एक वीडियो में बतलाया जाएगा। तो इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।